हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। ओके बेटा, आज हम पढ़ेंगे, कल हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था। टुडे आवर टॉपिक विल बी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टॉपिक का क्या नाम है बेटे? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का बेटे पॉलीगन लॉ है हमारे पास। बेटे देखो, हमने दो वेक्टर के बारे में पढ़ा, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, सेम ऑर्डर में लिए। रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते थे ट्रायंगल लॉ में? थर्ड साइड को ऑपोजिट ऑर्डर में ले लेते थे। ये था ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ के अंदर क्या था बेटे? पैरेललोग्राम लॉ के अंदर था दोनों वेक्टर को सेम पॉइंट से स्टार्ट कर दिया और इसी पॉइंट से हम जब डायगोनल लेंगे तो ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, क्लियर हो गए थे? अब हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। जैसे सपोज 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर हों, तब हम वेक्टर एडिशन कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर 3 और मोर वेक्टर्स। ठीक है बेटे, 3 और मोर वेक्टर्स देखो हमारे पास, ध्यान से समझना बेटे। एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर। एक वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है। एक वेक्टर हमारे पास सी वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास डी वेक्टर है। एक वेक्टर हमारे पास ई वेक्टर है। ये वेक्टर दे दिए और हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। बेटे देखो, हम क्या कर सकते हैं, पहले बताया था कि इस वेक्टर को यहाँ से उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं विद सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड के साथ हमने इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पर रख दिया। ये सपोज हमारा ए वेक्टर था, सेम डायरेक्शन। ठीक है, फिर हमने क्या किया? बी वेक्टर को लिया। और बेटे पॉलीगन लॉ जब भी करेंगे, सभी जो वेक्टर्स हैं हमारे सेम ऑर्डर में लेकर करेंगे। सेम ऑर्डर में मीन्स इसके हेड के साथ बी की क्या आनी चाहिए? टेल आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? तो यहाँ पर ये वेक्टर बी हो गया हमारा। ये वेक्टर बी था ऐसे, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर बेटे इसके बाद वेक्टर सी, ये वेक्टर सी है, ये यहाँ पर ऐसे है, हमने इसको ऐसे ही पुट करना है। ये वेक्टर सी हो गया हमारे पास, सेम ऑर्डर में है। देखो बी की टेल, बी के हेड के साथ सी की टेल कनेक्ट है ना। अब इसके बाद वेक्टर डी, वेक्टर डी ये है, तो हम इसको ऐसे ही, ये वेक्टर डी हो गया भाई हमारा। ठीक है, फिर बेटे वेक्टर ई है, ये वेक्टर ई को हमने उठाकर यहाँ पर रख दिया, ये हमारा वेक्टर ई हो गया। अगर इसमें और ज्यादा वेक्टर होते तो हम उनको इस तरह से लिख लेते। सभी वेक्टर सेम ऑर्डर में लिए। ठीक है, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन, ये किसी भी शेप का हो सकता है। क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन, ये क्लोजिंग साइड होगी या नहीं होगी? क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। क्लोजिंग साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। बट स्टूडेंट्स बेटे यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हमारी क्लोजिंग साइड है ना, दैट मस्ट बी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। वो किस में होनी चाहिए? अपोजिट ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या आएगा हमारा? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आएगा। तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, दिस विल बी द रिजल्टेंट। क्लियर हुआ बेटे? ठीक है, देखो कैसे लिख सकते हैं वो देखो। ए और बी को हमने दिया, सेम ऑर्डर में है, तो ये साइड ऑपोजिट ऑर्डर में ले ली, ट्रायंगल लॉ लगाया। ये रिजल्टेंट कितना आएगा? ये रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आया। अब देखो यहाँ से ये रिजल्टेंट और ये सी वेक्टर, ये रिजल्टेंट और ये सी वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है, तो अब ये रिजल्टेंट बनेगा इसका, इस साइड का वेक्टर ए प्लस बी का और सी का।
ये रिजल्टेंट कितना आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस प्लस दिस। अब बेटे इसके बाद नेक्स्ट ये वेक्टर डी था, अब ये रिजल्टेंट और ये दोनों सेम ऑर्डर में है या नहीं है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा रिजल्टेंट हमारा, ये रिजल्टेंट बनेगा R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ठीक है, अब ये साइड और ये साइड बेटे सेम ऑर्डर में है या नहीं है, तो है ना, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। क्लियर हुआ, आ गया समझ में बेटे? ठीक है, इसको अगर डेफिनेशन में लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हैं, इफ 3 or more vectors are acting on a point, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर पॉइंट के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, देन we should take them in हमें इनको किस में लेना पड़ेगा, टेक देम इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में लेना है, एंड सेम ऑर्डर के साथ साथ एंड क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन विल रिप्रेजेंट, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन की किसको रिप्रेजेंट करेगी, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, रिजल्टेंट को हमें किस में लेना है बेटे, ऑपोजिट ऑर्डर के अंदर लेना है। इस तरह से 6 साइड हो, 7 साइड हो, 4 हो, 3 हो, बेटे कुछ भी हो, ठीक है, आप ये फार्मूला अप्लाई करो, इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज नोन एज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटे नोट करो, फिर हम इसका एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं। कर लिया नोट बेटे, डाल देते हैं एक बार मार्कर में, देखो बेटे अब मैंने क्या बताया है कि रिजल्टेंट को हम ऑपोजिट ऑर्डर में लेने वाले हैं, रिजल्टेंट को किस में लेने वाले हैं, ऑपोजिट ऑर्डर में। अगर हमने ये नोट कर लिया ना बेटे, अगर हमने ये फिर से बनाते हैं बेटे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ठीक है। अगर हमने रिजल्टेंट को सेम ऑर्डर में ले लिया तो क्या होगा बेटे, अगर रिजल्टेंट को हम सेम ऑर्डर में लेंगे तो हमारे पास टोटल रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 आएगा। टोटल रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा बेटे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस आर, ठीक है, क्लोज बन गया। अगर ऑपोजिट ऑर्डर में लेते तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आता है, ए बी सी डी ई सभी का वेक्टर सम कर देते हैं। बट अगर हमने इसको सेम ऑर्डर में ले लिया तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा बेटे, 0 रिजल्टेंट आएगा। तो एक नल वेक्टर हमने डिस्कस किया था ना, नल वेक्टर, तो ये क्या आ गया हमारा, नल वेक्टर। क्लियर हुआ अच्छे से? ओके बेटे, तो हम जब भी रिजल्टेंट लेंगे पॉलीगन के अंदर वो ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट ऑर्डर हमें करना होगा। ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था बेटे। इसके ऊपर आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स हैं, आप न्यूमेरिकल सोल्व करो। कोई भी प्रॉब्लम आए, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, अपनी फ़ोटो भेजो, जो भी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटे, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो भाई, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। क्लियर बेटे,
ध्यान से समझो। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2 3, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। बेटे फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो देखो बेटे क्या होता है, हम ओरिजिन पे हैं, हमें इस पॉइंट पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर जाने के लिए पहले हमें एक्स एक्सिस में 1 चलना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस में 2 जाना पड़ेगा। हम पहुंच गए यहाँ पर पहुंच। अब इस पॉइंट तक जाने के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा, वाई एक्सिस में जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 मान लिया, यहाँ जाएंगे और फिर हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसे चलते हैं या नहीं चलते हैं, तभी तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके फैन की लोकेशन देखो, फैन की लोकेशन या आपके जो बेंच है जिस पर आप बैठे हुए हो, उसको अपनी क्लासरूम के साथ अरेंज करके देखो कि एक तरफ जो लेंथ है उसको एक्स एक्सिस मान लो, ब्रेथ है उसको वाई एक्सिस मान लो। लेंथ के साथ कुछ देखो, आप बेटे प्रैक्टिकली समझो। ठीक, आप जहाँ बैठे हो उसको एक कॉर्नर से, आपके जो रूम का कॉर्नर है वहाँ से देखो, वहाँ से आप पहले इधर देखोगे, कुछ डिस्टेंस होगा, फिर वहाँ से आपको चलना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर बैठे थे, ये रूम है, ये कॉर्नर है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, मान लो यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, ठीक है, आपके बेंच की तरफ आपने लेंथ देखी 2 मीटर, फिर आपने ब्रेथ देखी, ब्रेथ की तरफ देखते हो तो कितना बन रहा है, डिस्टेंस 3 बन रहा है। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 3 हुआ या नहीं हुआ, विद रिस्पेक्ट टू योर कॉर्नर। आपके कॉर्नर के विद रिस्पेक्ट अगर आपकी पोजीशन बतानी हो, 1 मीटर 2 मीटर तो एक्स एक्सिस में है, और फिर 2 मीटर जाकर 3 मीटर किधर गया, वाई एक्सिस में गए। ठीक है, इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटे, और यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम देखो बेटे कैसे लिखते हैं। इसको लिखने के लिए क्या होगा, हमारे पास 2i + 3j, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जो हमारा वेक्टर होगा, लेट दिस वेक्टर इज ए, ये वेक्टर ए है, तो हम ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 2i + 3j। 2 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट i कैप मीनिंग यूनिट वेक्टर, तो i कैप जब भी बेटे हम एक्स एक्सिस यूज करेंगे तो हम क्या लगा देते हैं, i कैप मीन्स यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन बता दी हमने कि 2 मैग्नीट्यूड है किस डायरेक्शन में, i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस में, 2 मैग्नीट्यूड है i एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर, तो 2i कैप, ये मैग्नीट्यूड और ये बता रहा है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या हो गया, वेक्टर हो गया, तो ये हमारा बन गया एक वेक्टर। प्लस इसी तरह से बेटे ये देखो यहाँ पर ये है 3, y की तरफ मैग्नीट्यूड कितना है हमारा 3 है। j किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, j इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, ऑफ y एक्सिस। जहां भी आपको j कैप मिले बेटे ये मान लेना कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अब हमें y एक्सिस की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बेटे, y एक्सिस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये तो समझ में आया बेटे। अब देखो आप फैन की लोकेशन देखो, कॉर्नर से फैन की लोकेशन देखो, मैंने ये बना दिया बेटे। ठीक है, ये हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आप इधर गए। ठीक है, ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर आप पहले इधर गए, फिर इधर गए, और अब आपको ऊपर जाना है फैन की लोकेशन बताने के लिए। मीन्स आपको एक्स एक्सिस भी चाहिए, आपको वाई एक्सिस भी चाहिए, और आपको क्या चाहिए, हाइट भी बतानी है
तीनों एक्सिस हो गए, तो वहां पर सपोज मैग्नीट्यूड कितना है, आप कितने मीटर गए, 3 मीटर 5 मीटर या 2 मीटर हाइट पर गए, 1 मीटर 2 मीटर, किस डायरेक्शन में, तो बेटे 2 मीटर गए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 2, और किधर गए हैं, जेड एक्सिस में गए हैं ना, तो जेड एक्सिस के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से सॉरी, एक्स एक्सिस में आई, वाई एक्सिस में जे, और जेड एक्सिस में क्या आएगा, के। आगे समझ में। तो बेटे कई बार क्या होता है, हमें ये दे दिया जाता है 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j, बेटे इसका मीनिंग क्या होगा, एक मिनट रुके, सॉरी बेटे थोड़ा कैमरा हिल गया था। अब -3 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मीनिंग ये है बेटे, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, हमने प्लेन ले लिया, ये आपका वही कॉर्नर रूम वाला, ये इधर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ओरिजिन में पता है ना बेटे, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है, ये ओरिजिन हो जाएगा हमारा, यहाँ से इधर के डिस्टेंस -1 होगा, इधर क्या होगा -2 होगा, सेम ऐसे इधर -1, इधर -2, इधर -3, ऐसे होंगे बेटे, ठीक है। तो हमें रिप्रेजेंट करना है 2i माइनस 3j, इसका मीनिंग समझो, तो इसका मीनिंग ये है बेटे 2i तो हम इधर गए, अब ये इधर 3, 1 2 3, ये तो प्लस है, अगर हमें माइनस दे दिया जाए इसका मीनिंग क्या है कि हमें माइनस y एक्सिस में जाना है, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये किधर जाना पड़ेगा, अब हमें माइनस y एक्सिस के अंदर जाना पड़ेगा बेटे, क्लियर हुआ, आ गया समझ में। तो ये होता है बेटे, ठीक है, 2i 3j प्लस 5 2k, और अगर -2k दे दे इसका मीनिंग क्या है, ये हम ऊपर पॉजिटिव ले रहे थे, हमें 2 में जाना है, ये ओरिजिन है हमारा, यहाँ पर यहाँ से 2 गए, फिर -3 किधर होगा, अगर इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर नेगेटिव होगा, माइनस इधर गए, अब हाइट ऊपर पॉजिटिव था बट हमें -2 के जाना है ना, -2 के नीचे जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बेटे आपके समझ में आना चाहिए। इसी के साथ हम इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, बेटे ध्यान से समझना। जैसे पहला ही हमारा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो बेटे, पहला हमारा क्वेश्चन जो है, हमें 2 वेक्टर दे दिए, ध्यान से 2 वेक्टर दे दिए बेटे, आई, ए वेक्टर इज i -2j प्लस 3k, ठीक है, और हमारा बी वेक्टर जो है वो दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्या कैलकुलेट करना है भाई हमें, वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हमें करना है, ठीक है। तो बेटे इसके यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन के लिए आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो समझना बेटे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इन दोनों 2 वेक्टर हैं, दोनों का कुछ रिजल्टेंट बनेगा, लेट रिजल्टेंट कितना r, तो r किसके इक्वल होगा, पहले हम इसको सिंपली ऐड करेंगे, ये i है, i के आगे कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है भाई 1 है, ठीक है, क्या है यहाँ पर 1, ऐड किया, ये कितना आया 3i प्लस j प्लस 7k, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा,
ये हमारा क्या आएगा बेटे, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है बेटे आपको, अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स ही ऐड होगा भाई, फोर्स के अंदर वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकते हम। एक वेक्टर अगर फोर्स है तो दूसरा वेक्टर भी क्या आएगा, फोर्स आएगा, और हमें क्या मिलेगा, फोर्स ही मिलेगा। अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगी, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही मिलेगा। ठीक है, सेम नेचर होना चाहिए बेटे, वेक्टर्स का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम नेचर का वेक्टर ही ऐड हो सकता है, ये कंडीशन है। फोर्स में आप वेलोसिटी जोड़ोगे वो जुड़ेगी नहीं बेटे। ठीक है, तो ये फोर्स था, कुछ भी क्वांट वेक्टर था हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारा रिजल्टेंट ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर ऑफ दिस रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। अब रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है बेटे, हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट का क्या बताया था, सॉरी यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट, वेक्टर डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट। वेक्टर क्या आया हमारा, 3i प्लस जे, 3i प्लस जे प्लस 7k डिवाइडेड बाय, मॉडुलस कैसे निकालते हैं भाई, मॉडुलस का हमने बताया था, फर्स्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस थर्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस विल बी रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। 3 3 जा 9 प्लस 1 प्लस 49, ये कितना हो जाएगा, √59 होगा, तो √59, दिस विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये आएगा भाई हमारे पास, इन दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो गए, अगर बीच में माइनस हो, सपोज बेटे मानो हमारा ये वेक्टर माइनस आ गया, अब ये माइनस आ गया तो ये हो जाएगा 3i माइनस जे प्लस 7k। रिजल्टेंट बेटे, रिजल्टेंट के अंदर हम कंप्लीट लेंगे, ये -1 ही लिया जाएगा। ठीक है, ये विद साइन हमें लेना होगा, मैग्नीट्यूड विद साइन लेंगे, और विद साइन -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा बेटे। तो हमारा रिजल्ट जो मॉडुलस आएगा वो कितना आएगा बेटे, 59 आएगा। क्लियर हुआ न्यूमेरिकल। ठीक है बेटे, एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आया हो तो बताओ। एक न्यूमेरिकल और करते हैं बेटे ऐसा ही हम। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो, आपकी बुक में दे रखे हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, आप उनसे ट्राई करो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूँ बेटे, फिर समझेंगे। हमारा ये क्वेश्चन है बेटे, डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के रिजल्टेंट में कुछ ऐड करें जिससे हमें यूनिट वेक्टर मिले, किस डायरेक्शन में, y एक्सिस में मिले। ठीक है, y एक्सिस में हमें यूनिट वेक्टर मिले, और कोई उसकी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, ना x होना चाहिए ना z होना चाहिए, केवल और केवल y एक्सिस मींस j होना चाहिए। तो देखो बेटे, इन दोनों के अंदर जोड़ना है ना हमें, इन दोनों के रिजल्टेंट में जोड़ना है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो पहले। रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट विल बी r इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस 7k प्लस 2i प्लस 4j माइनस 3k। इनके ये ए वेक्टर दे रखा था, ये बी वेक्टर दे रखा था, इनके रिजल्टेंट में हमें कुछ जोड़ना है, रिजल्टेंट में हमें कुछ जोड़ना है जिससे क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। रिजल्टेंट में कोई भी वेक्टर हमें जोड़ना है, सपोज सी वेक्टर ऐड करना है, तो आंसर कितना आए, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर आना चाहिए, बस y एक्सिस में यूनिट वेक्टर आना चाहिए। तो बेटे क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझना, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस मींस i का मैग्नीट्यूड कितना हो, 0 हो, प्लस केवल j हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर होना चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, और
के अंदर भी मैग्नीट्यूड कितना हो, 0 हो। अब क्लियर हो गया होगा बेटे। इन दोनों को जोड़ेंगे, हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, रिजल्टेंट आएगा 2i 4i माइनस 5 प्लस 4 माइनस j 7 माइनस 3 4k। ये रिजल्टेंट आएगा भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अब इस रिजल्टेंट के अंदर हमें कुछ जोड़ना है। रिजल्टेंट में हमने एक वेक्टर जोड़ दिया जिससे हमें क्या मिले, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर मिले। ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग मिले तो x एक्सिस की वैल्यू भी 0 और z एक्सिस की भी वैल्यू 0 हो, केवल y एक्सिस में हो और उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो आंसर 1 आना चाहिए। r की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं बेटे हम, 4i माइनस j प्लस 4k, ये होगा। c की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको इस साइड ले आए, c इज इक्वल टू 4i माइनस j प्लस 4k, इसको इधर लाए माइनस 0i, इसको इधर लाए माइनस j, इसको इधर लाए प्लस 0k। क्लियर हुआ? i को i से मैच करो, 4i, j माइनस 2k, 2j सॉरी, और k में क्या है प्लस 4k। ये क्या आ गया हमारे पास, c वेक्टर आ गया। तो इस दोनों के रिजल्टेंट में हम अगर ये ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। समझ में आया बेटे? नोट कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद बता दे बेटे। ठीक है, अब बेटे जो नेक्स्ट हमें टॉपिक करना है वो सेम कुछ ऐसा ही टॉपिक है, यूनिट वेक्टर ही हम पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और क्लियर करते हैं बेटे। यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट कैसे हैं, कौन से हैं, वो और समझते हैं। अभी तक हम ले रहे थे, ठीक है, ये 2 3 था, 2 3 था, तो बेटे इसके अंदर x के वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और y की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। अब बेटे हमें दे दिया जाए कि हमारा जो वेक्टर है, देखो ध्यान से, हमारा जो वेक्टर है वो यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है। ये a वेक्टर है, a वेक्टर है, ये कुछ एंगल बना रहा है और इसको हमने रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। किसमें रिप्रेजेंट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो बेटे ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो इस वेक्टर को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से समझना बेटे। बेटे यहाँ पर थीटा एंगल है, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, ये थीटा। तो यहाँ पर देखो बेटे ये क्या हो जाएगा, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हो जाएगा कोस। क्यों होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस निकालना है। बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप कौन बनाएगा, कोस थीटा बनाएगा। ठीक है, कोस थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई सॉरी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस निकालना हमें, हाइपोटेन्यूज कितना, ए दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है या नहीं दे रखा। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर ए कोस थीटा। तो ये बेस किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए कोस थीटा, वेक्टर ए इंटू कोस थीटा। क्लियर भाई। अब यहाँ पर देखो ये साइड कितनी होगी, ये तो हमारे पास सिंपली वैल्यू आई है, तो हम यहाँ पर 2 ले रहे थे। ठीक है, अगर कुछ एंगल हो तो क्या होगा, यहाँ पर
ये अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, a है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, a साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर विल बी a साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू क्या है बेटी, ये हमारे पास है वेक्टर a इन x एक्सिस, x एक्सिस के अंदर वैल्यू आई है वेक्टर a इन x एक्सिस, और ये वैल्यू आई है वेक्टर की अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग वेक्टर की कितनी वैल्यू है, a साइन थीटा, और x एक्सिस के अलोंग कितनी है, a कोस थीटा। तो अब इस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे बेटे, अब इस वेक्टर को हम लिखेंगे, वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये वेक्टर किसके इक्वल होगा, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, इसके इक्वल होगा बेटे a साइन थीटा प्लस a कोस थीटा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वेक्टर क्या आया था, ये वेक्टर ax की कितनी वैल्यू थी, 2 थी, ठीक है, और y एक्सिस में कितनी वैल्यू थी, वेक्टर a की y एक्सिस के अलोंग 3 थी, हम इसको क्या लिख सकते थे, 2y प्लस 3j लिख सकते थे। अब x एक्सिस में कितनी वैल्यू आई है, a कोस थीटा, तो a कोस थीटा, क्लियर, प्लस y एक्सिस a क्या होगा, ax प्लस ay, और 3 एक्सिस हो तो क्या हो जाएगा, az हो जाएगा। तो दो वेक्टर हैं हमारे पास, ax और ay, ax प्लस ay कितना आया हुआ है, a साइन थीटा। तो हम इस वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, इस वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला है बेटे, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस होता है। तो ये तो हमारा वेक्टर आ गया, a का स्क्वायर, सॉरी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस। मॉडुलस के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने किया है, ये क्या था हमारे पास ax, तो मॉडुलस के लिए ax का स्क्वायर प्लस मॉडुलस के लिए और क्या करेंगे, ay का स्क्वायर, ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट वेक्टर। ये क्या आ जाएगा, हमारा यूनिट वेक्टर आ गया बेटे, ठीक है। और इसमें बेटे आपने एक चीज नोट की, क्या चीज नहीं लिखी आपने, डायरेक्शन नहीं लिखी बेटे। तो ये कैसे पता चलेगा, तो साथ में ये तो मैग्नीट्यूड आया है, ये x का मैग्नीट्यूड आया है बेटे, ये ax मींस वेक्टर अलोंग x एक्सिस के, और उसका मैग्नीट्यूड है ये a cos थीटा, a sin थीटा, ठीक है। और वेक्टर लिखेंगे तो साथ में क्या रख देंगे हम, डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा i, और ये क्या हो जाएगा j। क्लियर हो गया, ये बेटे इसका क्या बना दिया हमने, यूनिट वेक्टर। फिर से वही बात, अगर हम इधर आए, ये वेक्टर हमारे पास इधर आए, तो अब क्या माइनस हुआ, x एक्सिस माइनस हुए ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस a cos थीटा i मीन्स नेगेटिव, माइनस x एक्सिस में जा रहे हैं, प्लस y तो सेम है, ठीक है। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएं, बेटे मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस ax हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस ay। तो अब हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a cos थीटा इंटू आई माइनस a sin थीटा इंटू j, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस ay, बट अब ax कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया इधर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव परसेंट। बेटे क्लियर हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको करेंगे, ये जो फार्मूला होता है इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दिस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मीन्स हमने पार्ट बना दिए वेक्टर के,
ये एक वेक्टर था, उसका एक पार्ट ये बना दिया और एक पार्ट ये बना दिया, ठीक है। इधर पार्ट एक्स एक्सिस के अलावा कौन सा है, cos थीटा। ये वेक्टर हम इसको यहाँ पर उठाकर यहाँ लिख सकते हैं, ये आएगा ए वाई जो कि कितना होगा, ए साइन थीटा के इक्वल होगा। क्लियर हुआ, ठीक है बेटे। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बेटे अगर समझ में नहीं आया तो ये ध्यान रखो, पूरी फिजिक्स में हम इसका यूज करने वाले हैं। ये ए वेक्टर है और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा, और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। बट बेटे अगर ये थीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ दे देना तो ये क्या होगा, ए कोस थीटा, जिधर एंगल है उस साइड के साथ कोस थीटा आएगा और दूसरी साइड के साथ क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया, पक्का, ओके। अब हम टॉपिक करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी बेटे, प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की क्या प्रॉपर्टी रहने वाली है बेटे, पहली प्रॉपर्टी जो रहेगी, वेक्टर एडिशन इज, वेक्टर एडिशन हमारा कैसा है, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव होता है बेटे। कॉम्यूटेटिव आपने कभी मैथ में पढ़ा है, नहीं पढ़ा, चलो भाई। कॉम्यूटेटिव का क्या होता है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम ऐड करते हैं ना, तो हमें वही रिजल्टेंट मिलेगा अगर हम बी और ए वेक्टर को ऐड करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहने वाले हैं। फिर इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है, नहीं है याद। सेकंड इज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन कैसी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर है, तो बेटे a प्लस बी प्लस सी, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर a और b का पहले हम सम करें और फिर c के साथ सम करें तो ये किसके इक्वल होगा, b और c का सम प्लस a के सम के इक्वल होगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है भाई, two unequal vectors never gives zero magnitude। दो अनइक्वल वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और अनइक्वल है बेटे, ये कैसे हैं, अनइक्वल, तो इनके अंदर अनइक्वल वेक्टर क्या होता है, भूल गए, अनइक्वल, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑपोजिट। तो दो अनइक्वल वेक्टर जो होंगे वो कभी भी जीरो मैग्नीट्यूड नहीं देंगे। समझ में आ गया। फिर इसके बाद बेटे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अगर हम करना चाहें तो हम उसको लिख सकते हैं बेटे, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है बेटे कि जब भी हम दो वेक्टर्स थ्री प्लेनर वेक्टर्स कैन गिव जीरो
जीरो रिजल्टेंट। तीन प्लेनर वेक्टर कैसा रिजल्टेंट दे सकते हैं? जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। कैसे देंगे बेटे? 3 zero vectors can give zero resultant. Vectors O, 3 planar vectors of unequal magnitude. Unequal magnitude. 3 planar vectors of unequal magnitude can give zero resultant. ये कैसा रिजल्टेंट प्रोवाइड करने वाले हैं बेटे? हमें जीरो रिजल्टेंट को प्रोवाइड करने वाले हैं। कम से कम जीरो रिजल्टेंट के लिए एक प्लेन में, जीरो रिजल्टेंट के लिए एक प्लेन में कितने वेक्टर होने चाहिए? 3 होने चाहिए। देखो अभी पॉलीगन लॉ किया था, पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग क्या था भाई? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब ये क्लोज तो नहीं हुए, क्लोज नहीं हुए ना, दो वेक्टर क्लोज नहीं हुए। और अगर क्लोज हो जाते तो रिजल्टेंट कितना आता? जीरो आता। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, तो 3 से क्लोज बॉडी बनी ना, 3 से बनी क्लोज बॉडी। तो कम से कम एक प्लेन में जीरो रिजल्टेंट के लिए कितने वेक्टर होने चाहिए? 3 वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये प्रॉपर्टी की बेटे हार्डली एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये वाला कम से कम 3 वेक्टर एक प्लेन में हो तभी जीरो रिजल्टेंट हमें मिलने वाला है। ठीक है, 2 वेक्टर्स अगर हैं, 2 वेक्टर्स अगर हैं तो इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। 2 वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर 2 वेक्टर हमारे पास हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड है तो उनकी अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? हमें जीरो रिजल्टेंट मिलेगा। बट 2 अनइक्वल वेक्टर्स हैं, अनइक्वल की बात करें, इक्वल में तो 2 से कम चल जाएगा। अनइक्वल है ए बी सी, अगर अनइक्वल हैं तब हमें कम से कम कितने वेक्टर चाहिए? 3 वेक्टर चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये आप नोट कर सकते हो अगर करना चाहो। नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, प्रॉपर्टीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बेटे। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो आपका था रिजोल्यूशन और पॉलीगन लॉ और उसके जो 2-3 न्यूमेरिकल्स किए थे बेटे। ध्यान से करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।